बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। हाय रश्मि, पप्पू बोल रहा हूँ। पप्पू, कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो यार जीजा जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो यू नो ना यार, बस मुझे जाना पड़ा। रोज यार कोई ना कोई टेस्ट, इस डॉक्टर को मिलो उस डॉक्टर को मिलो। और परसों जीजा जी का केमो शुरू हुआ, बस मैं आज सुबह वापस आया, नहाकर सबसे पहले तुझे फोन कर रहा हूँ। पप्पू, तुम्हें पता है ना 2 महीने पहले तुझसे लास्ट बात हुई थी। उसके बाद ना तूने कॉल्स का जवाब दिया ना ही एसएमएस का। मैं क्या आई एम सॉरी यार रश्मि, बस मैं मेंटली खुद इतना परेशान था कि। और मेरा क्या, मैं क्या समझती? पता है क्या क्या सोचने लगी थी मैं। पप्पू तू ना मुझे मिलकर 2 थप्पड़ लगा लेना, लेकिन मुझे देखेगी ना तो यू विल अंडरस्टैंड। आई हैव लॉस्ट 10 kgs और मेरी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल मेरी लिप्स तक पहुंचने लगे हैं। आई एम सॉरी पप्पू, लेकिन मैं नहीं यार प्लीज तू सॉरी मत बोल, बस तू मुझे शाम को मिल। पहले मोमोज खाएंगे अपने स्पॉट पे और फिर। मैं तुझसे नहीं मिल सकती पप्पू। अच्छा तो कल फिर। नहीं पप्पू, मुझे वो मेरी एंगेजमेंट हो गई है, प्लीज मुझे भूल जाओ। ओह, एंगेजमेंट। पप्पू प्लीज समझने की कोशिश करो। आई अंडरस्टैंड रश्मि, तुझे जरूर मुझसे अच्छा बंदा मिल गया होगा यार, यू डिजर्व हिम। पर आई लव यू रश्मि, और मैं ना हमेशा तुझसे ही प्यार करूंगा। बट तू टेंशन ना ले, आज के बाद तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। माय बेस्ट विशेस तेरे साथ हैं। कांग्रेट्स रश्मि, बाय। पप्पू पर बस ये आउट ऑफ स्टेशन केसेस लेने का ना यही प्रॉब्लम होता है। केस के चक्कर में 2-3 महीने अपने सिटी से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ बंदी हाथ से बाहर। और कुछ लेंगे सर जी? एक चाय और लाऊं? 1 मिनट रुक जाओ यार, ये बड़ा पंगा हो गया लाइफ में यार, पहले जरा अपनी दूसरी को ट्राई कर लूं। हेलो गायत्री। बंटी। किसका फोन है गायत्री? छोड़ना, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। मेरा रूममेट गायत्री सुनो तो। देखा, ये भी गई हाथ से। सब चली जाती हैं, छोड़कर सब चली जाती हैं। साली जनानी तक चली जाती है छोड़कर। आवाज मेरे पीछे से आई। मैं मुड़ा और देखा मेरे पीछे की टेबल पर एक शख्स कबाब और शराब लेकर बैठा था। अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ। 12:30 बजे ही ये बंदा ऑलरेडी 2-3 पैक टिका चुका था, ऐसा लग रहा था। मैं कैनॉट प्लेस की एक हिस्टोरिकल बाबा आदम के जमाने के रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था। यहां इसलिए था क्योंकि यहां भीड़ नहीं होती, शोरगुल नहीं होता। सोचा था चाय पीते पीते कहीं किसी के साथ दिन का प्लान बनाकर निकल जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आप शादीशुदा? अब मेरे पीछे वाला बंदा खुद मुड़कर ऑलमोस्ट मेरे कंधे पर से झांक रहा था मेरी ओर। सो मुझे उसे जवाब देना ही पड़ा, जी नहीं। मेरी शक्ल देखकर वो बंदा मुझे गौर से घूरने लगा, खड़ा हुआ, अपनी टेबल से बाहर निकला और मेरे बगल में आकर झुककर मुझे एक टक देखने लगा। तुम फैंटम हो ना? फैंटम पांडे, प्राइवेट डिटेक्टिव हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया और ये बंदा मुझ पर गिरता हुआ सा मेरे बगल में घुसकर बैठ गया। मेरी बीवी को ढूंढ दो यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ना है यार। जो मांगोगे दे दूंगा। मेरी बीवी 1 हफ्ते से गायब है, 1 हफ्ते से पता नहीं कहाँ है यार। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का पहला भाग। माई सेल्फ रमेश तनेजा, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। 1 मिनट। और मेरी वोटी, आई मीन माई वाइफ राधिका। और एडवोकेट तनेजा अपने स्मार्टफोन पे मुझे अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाने लगे। She is missing। मैनू छड़ के चली गई यार। किथे कहाँ ढूंढू इसको? राधिका, तू कहाँ खो गई? वो क्यों खो गई? राधिका किथे चली गई यार? आपने पुलिस में खबर की है? वकील हूँ भाई,
FIR तो सबसे पहले दर्ज करवाई, फिर सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ फोन कर ਦਿੱਤਾ, वाइफ दी फ्रेंड्स ਨਾਲ ਗੱਲ हो गई, लेकिन कहीं कोई सुराग ही नहीं, कहीं कोई क्लू नहीं मिला, ना कोई सबूत, ना चश्मदीद गवाह। बहुत प्यार करता हूँ यार मैं अपनी वाइफ से। फैंटम पाजी प्लीज, रिक्वेस्ट यू, प्लीज हेल्प मी फैंटम पाजी। तनेजा ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी पकड़ाया और मैंने कार्ड एक्सेप्ट करते हुए तनेजा से कहा, ठीक है सर, चलिए आपकी वाइफ को ढूंढते हैं। 2 मिनट्स, एक मैनू तू 5 मिनट दे दे, मैं 1 फॉर द रोड ला ला, डोंट माइंड। देखो मैं पीता नहीं हूँ फैंटम, माता रानी जिसू, लेकिन मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं पी रहा, ये मेरा गम मुझे मजबूर कर रहा है, बस यही दवा है, गम की आजकल यही दवा है। ओए कमलेश। तनेजा लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने वेटर को आवाज लगाई, एक और ला दे कमलेश, और बिल भी दे दोनों। तनेजा ने अपनी टेबल पर से अपना काला कोट उठाया, उसमें से एक हिप फ्लास्क निकाला और कमलेश जो पैग लाया उसने अपने हिप फ्लास्क में डालकर थोड़ा सा सोडा मिलाकर फ्लास्क अपनी पैंट की जेब में डाल दिया। बिल चुकाया विद अ गुड टिप और अपना एक लेदर केस और कोट उठाकर मेरे पीछे बैलेंस के लिए मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकला। तुम मेरे घर चलोगे क्या ऑफिस? आप कहाँ जाएंगे अब? मैं तो घर ही जाऊंगा, उसका इंतजार करते हैं। वैसे भी कोर्ट में पेशे खिदमत तो हो नहीं सकता इस वक्त, इस हाल में। ठीक है फिर सर, आप घर चलिए, मैं जरा अपनी छानबीन करके आपको शाम को फोन करता हूँ। तनेजा को बाय करने से पहले मैंने उससे उसकी वाइफ की फोटो मांगी और तनेजा ने अपना बटुआ निकाला और जैसे ही फोटो निकालने लगा उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज हैंडल विद केयर यार, आई केप्ट इट सेफ। मेरी इकलौती वाइफ है फैंटम बाजी, ओनली वाइफ यार। जी मैं समझता हूँ। मैंने वकील साहब को तसल्ली देते हुए हाँ कहा और मैं वहां से निकला। क्या है कि मैं इस टल्ली बंदे के साथ उसके घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे इस हाल में कोई खास बातचीत नहीं हो सकती थी। सो इससे पूछताछ बाद में। पहले मैंने सोचा इसके बारे में और मालूमात की जाए, तो मैंने अपने असिस्टेंट, अपने मैन फ्राइडे मुकंदी को फोन लगाया। आओ भैया, गुड आफ्टरनून। कैसे याद किया भैया? तुझे एक तस्वीर भेज रहा हूँ, नाम है राधिका, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट रमेश तनेजा की वाइफ है, 2 हफ्तों से गायब। जरा हाई कोर्ट चक्कर लगा और पता लगा ये तनेजा क्या चीज है, समझ गया? ओके डन भैया, सी यू कॉल यू। मैंने राधिका की फोटो खींची और मुकंदी को व्हाट्सएप कर दी। देखने में सुंदर थी राधिका और उसकी फोटो ताड़ते हुए मैं सोचने लगा कि बीवियां गायब क्यों होती हैं, पति से झगड़कर, पति से तंग आकर, या फिर अपना पति छोड़ किसी और से दिल लगाकर उसके साथ भागकर। और ना चाहते हुए भी ऐसे केसेस में एक और वजह भी दिमाग में आ ही जाती है, कहीं जो गायब है वो मर तो नहीं गया। किसी ने राधिका का खून करके लाश कहीं छिपा दी हो, फेंक दी हो, तो लाश मिलने तक उसे मिसिंग ही समझा जाएगा। राजेंद्र प्लेस लेना, मैंने ऑटो वालों से कहा और मैं तनेजा के घर की ओर निकला। राजेंद्र प्लेस के सामने प्रसाद नगर के MIG कॉलोनी में बंदे का घर था, L4। पुरानी कॉलोनी थी, कॉलोनी के सामने प्रसाद नगर पुलिस थाना। अब जाहिर है तनेजा ने अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट यहीं लिखवाई होगी, तो मैंने ऑटो पुलिस थाना के सामने रुकवाई और मैं अंदर गया। मैंने अपना प्रेस कार्ड निकालकर दिखाया एक हवलदार को। जी हाँ, एक फ्रेंड की हेल्प से मैंने अपना प्रेस कार्ड बनवा कर रखा है, काम आता है। प्रेस कार्ड के नीचे एक फोल्डेड 100 का नोट था, जो हवलदार ने बड़ी स्माइल के साथ लिया और मुझे इशारा किया बाहर कंपाउंड में चलने का। भाई 2 हफ्ते पहले एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी यहाँ एडवोकेट रमेश तनेजा ने, उनकी बीवी गायब है। हाँ जी, सामने रहते हैं MIG कॉलोनी में। कुछ पता चला उनकी बीवी का?
चल जाएगा तो बता देंगे। इंस्पेक्टर श्याम सुंदर है उस केस पे। ट्रैफिक पुलिस, रेलवे पुलिस वगैरह को फोटो भिजवा दी गई है। कॉलोनी के ड्राइवर, नौकर, सिक्योरिटी वगैरह को इंटरोगेट कर लिया है। मरने तो लागे है, वही वकील की बीवी किसी के साथ भाग गई है। क्यों? आजकल ऐसा ही हुए है, औरत जात आजाद हो रही है ना दिन ब दिन। तू क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है इस केस में? और कुछ ना है तेरे पास छापने को? क्या बताएं भाई, आजकल सभी कुछ तो छप जाता है अखबार में है। अब ऐसी वारदात में थोड़ी बहुत कहानी लिखने का भी मौका मिल जाता है ना, हम जैसे लेखकों पत्रकारों को। दूसरे की बीवी भाग गई, पढ़ने में तो अच्छा ही लगता है। लागे तो कुआरा ही है भाई। वकील की बीवी को तो हम कल खोज निकाले हैं, लेकिन वकील से बोल थोड़ा अंडर प्रेशर भी तो डाले हमारे सर जी पे। अंडर प्रेशर मतलब? अरे वही जो तूने अभी डाला अपने प्रेस कार्ड के नीचे से। अच्छी खासी वकालत चल रही है उसकी, क्या परेशानी है? हाँ, क्या परेशानी है। बात सही कही उसने, क्योंकि बिना रिश्वत हमारी पुलिस किसी को ना खोजने वाली थी। और जाहिर है एक वकील की बीवी को तो बिल्कुल ही नहीं। और हमारी कॉन्स्टेबलरी के अनुसार औरत आजाद हो रही है आजकल, और इसलिए घर से, रिश्तों से भाग रही है। इस एज ऑफ इंफॉर्मेशन में ये कितना फॉरवर्ड ख्याल है। लेकिन अब मुझे ये भी अजीब लग रहा है कि तनेजा ने अब तक पुलिस पर अंडर प्रेशर क्यों ना डाला। ऐसा तो है नहीं कि वो ये नहीं जानता कि कैसे काम करवाया जाता है पुलिस से। क्या तनेजा नहीं चाहता था कि उसकी बीवी का जल्द से जल्द पता चले? पुलिस थाने से निकलकर मैं सामने MIG कॉलोनी में एंटर हुआ। गेट पे सिक्योरिटी वाला ही गायब था। दोपहर का वक्त था तो कॉलोनी में भी बाहर इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे, और कुछ आवारा कुत्तों की कंटिन्यूअस भौंकने की आवाज आ रही थी, कहीं कॉलोनी के अंदर से ही। कॉलोनी काफी बड़ी थी। लेफ्ट साइड में एक छोटा गार्डन था, और गार्डन के एक कॉर्नर में धोबी की दुकान। दुकान क्या, बस ईंटों पे टिका एक मोटी प्लाई का तख्त, जिस पर कोयलों वाली प्रेस रखी थी। तख्त के ऊपर गार्डन की रेलिंग के सहारा लेकर सफेद कपड़े की कनात बंधी हुई थी। मैं सोच रहा था कि धोबी दिखाई दे तो उससे पूछूं कुछ तनेजा एंड फैमिली के बारे में, लेकिन धोबी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही मुड़ा आगे बढ़ने के लिए तो मुझसे कोई टकराते टकराते बचा। देखा धोबन थी, बगल में कपड़ों की गठरी पकड़े, दूसरे हाथ से अपने पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछते हुए, मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, माफ करना, वो पसीना आंख में चला गया, वही पोंछ रही थी इसलिए आप दिखाई नहीं दिए। कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ने लगी तो मैंने देखा वाकई धोबन पसीने में नहा रही थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक रहे थे, और उसके पसीने की खुशबू से मुझ में खलबली मचने लगी। आगे बढ़ते हुए उसने पलटकर मुझे एक लुक दी तो बड़ी मुश्किल से मैं अपनी नजर उस पर से हटाते हुए अपनी जेब से अपना प्रेस कार्ड निकालते हुए झिझकते हुए मुस्कुराया, उसकी ओर आगे बढ़ा, उसे कहते हुए कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई मीन मेरा मतलब है पत्रकार। और बेटा क्या शर्माई है धोबन। हटिए, आप क्या हमारा इंटरव्यू लेंगे? कहाँ छापेंगे? मैंने भी कुछ शर्माते हुए कहा, वो आपसे तनेजा जी के बारे में। हाय, बेचारे वकील साहब, इतने अच्छे इंसान हैं, जाने क्यों भाग गई दीदी उन्हें छोड़कर। अपनी बच्ची के बारे में भी ना सोचा एक बार। धोबन ने अब गठरी अपने तख्त पर रखी और मुड़कर नीचे झुककर बगल में रखे मटके से पानी निकालने लगी, और पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाया। पानी पिएंगे? नहीं, अब पहले आप पी लीजिए। लीजिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? हमारे हाथ से नहीं लेंगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं। और मैंने झट से उसके हाथ से गिलास लिया और पानी की 2 घूंट ऊपर से बिना मुंह लगाए मुंह में डाल दी। वकील साहब की माताजी जब तक थी ना, सब बहुत अच्छा था। माताजी तो बस देवी थी, हमारा भी बहुत ख्याल रखती थी। उधार पे हमें सामान पकड़ा देती थी, और कभी कभी तो छोटी मोटी उधारी माफ भी कर देती थी।
उधारी कैसी? मतलब क्या सामान? वो घर से दुकान चलाती थी ना, किराने की। वकील साहब के पिताजी बहुत पहले ही ऊपर चले गए, तो उनके जाने के बाद माताजी ने इसी तरह अपनी गृहस्थी चलाई ना। जब वकील साहब की वकालत चल पड़ी ना, तब भी माताजी ने अपनी दुकान ना बंद की। कहती थी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं बेकार ना बैठना चाहिए। कब देहांत हुआ उनका? 2 साल हो गए। अपनी बहू का भी बड़ा ख्याल रखती थी, फिर भी दीदी साहब को छोड़ के चली गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो वकील साहब को छोड़ गई? पढ़ी लिखी थी ना दीदी, बहुत पढ़ी लिखी थी। हर दफा वकील साहब से झगड़ा करती रहती थी, उन्हें काम करने दिया जाए, लेकिन वकील साहब माना नहीं करते थे। और आपने बताया इनकी एक बेटी भी है ना? हाँ, उससे तो वकील साहब ने माताजी के मरने के बाद ना पढ़ने के लिए हॉस्टल में रख दिया है। तभी मेरा मोबाइल बजा, मुकंदी का कॉल था। हाँ मुकंदी। भैया एक दिलचस्प बात पता चली है तो आपको तुरंत बता रहा हूँ, इंस्टेंट। ये एडवोकेट तनेजा का ना 6 महीने पहले तक अफेयर चल रहा था अपनी एक जूनियर के साथ, सुनंदा वर्मा। उसका फोन नंबर और एड्रेस भी निकाल लिया है। आई व्हाट्सएप यू नाउ, चेक लेटर, ओके बाय TTYL। ओके थैंक यू। तो एडवोकेट तनेजा का अफेयर था। हो सकता है ये अफेयर का राधिका को पता चल गया हो और इसीलिए दोनों में झगड़ा हुआ और राधिका घर छोड़कर चली गई। पॉसिबल। लेकिन फिर तनेजा ना पुलिस रिपोर्ट लिखवाता और ना ही मुझसे रिक्वेस्ट करता उसकी बीवी को ढूंढने के लिए। पता नहीं क्यों, पर अब मुझे ये मामला कुछ पेचीदा लग रहा है। इट्स टाइम टू टॉक टू तनेजा। देखते हैं तनेजा क्या बताता है या क्या छुपाता है। मैं तनेजा की बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज अब भी आ रही थी। राइट साइड कुछ दूर गाड़ियां जहां पार्क थी, वहीं किसी गाड़ी के इर्द गिर्द ये आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। और कॉलोनी का चौकीदार गेट पर ड्यूटी छोड़ यहां इन कुत्तों को अपने डंडे से हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही तनेजा की बिल्डिंग एंट्रेंस के पास पहुंचा तो देखा एक आदमी उसके फ्लैट की बेल बजा रहा है। सिंपल शर्ट पैंट पहने शख्स था। मैं भी उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ ही था कि वो शख्स हड़बड़ा कर पीछे मुड़ा। मैंने स्माइल किया और पूछा, आप भी तनेजा जी से मिलने? और मेरे इतने कहने पे उसने मुझे धक्का दिया और भागा। मैं एक क्षण के लिए हैरान और फिर चिल्लाया, अबे धक्का क्यों मार रहा है, रुक तू। और मैं उसके पीछे भागा। मुझे जरा गुस्सा भी आ गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और निकल गया। कौन था ये? इस तरह भागा क्यों? ऐसा क्या काम था इसे तनेजा से जो ये जानकर कि मैं भी तनेजा को मिलने आया हूं, ये घबरा गया और मुझे धक्का देकर इस तरह से भागना पड़ा। मैं तुरंत वापस तनेजा के फ्लैट पर पहुंचा और मैंने 2-3 बेल बजाई, फिर जोर से दरवाजे पर नॉक किया। चौथी बार जोर से दरवाजे पर हाथ मारा तो प्रेशर से दरवाजा खुल गया। मतलब घर का मेन डोर अंदर से लॉक नहीं था। क्यों? मैंने दरवाजा पूरा खोला और मैं अंदर एंटर हुआ। दरवाजा मेन रूम में ही खुला था। सो जैसे ही दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो देखा तनेजा अपने सोफे पर औंधा पड़ा है, अपने वही सवेरे के पहने कपड़ों में, पैर में जूते पहने। तनेजा जी, रमेश तनेजा जी। मैंने जोर से आवाज दी लेकिन कोई हरकत नहीं। तनेजा जी। फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, तृप्ति खामकर, चारू गुप्ता, शैली, श्याम रावत और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का दूसरा भाग सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।